हम नहीं जानते कि महोबा का युद्ध किसने जीता, हम नहीं जानते कि महोबा का युद्ध कौन हारा, हम नहीं जानते कि युद्ध के जीतने के बाद में किसको प्रशासक नियुक्त किया गया, पर उस यूपी एमपी वाले उस बॉर्डर वाले इलाके से लेके इधर राजस्थान के टच करते वाले सीमावर्ती पूरे इलाके में हर होली पर गाए जाते हैं आल्हा और उदल। हमने उन दो सेनापतियों को शताब्दियों तक याद रख लिया है। कौन से दो सेनापति थे? हम यहां तक मानते हैं कि आल्हा और उदल उस युद्ध में मरे नहीं थे, वो वहां से लुप्त ही हो गए थे, गायब भी हो गए थे। वो अमर है, आज भी जिंदा है। आल्हा और उदल वो सन्यासी बन गए। इस प्रकार की खूब सारी इनके बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग प्रकार की इनके बारे में बातें हैं। पर कहानियों में, गीतों में कोई सबसे अधिक योद्धा गाए गए तो योद्धा कौन है? आल्हा और। हमारी ऐसी कहानियां हैं कि आल्हा और उदल परमार्दी चंदेल के सेनापति थे, पर किसी बात पर परमार्दी चंदेल से उनकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होगी तो वो परमार्दी चंदेल का राज्य छोड़कर चले गए थे कन्नौज। कहां चले गए? कन्नौज चले गए थे। जब पृथ्वीराज हमला करने वाला था यहां पर महोबा पर, तब परमार्दी चंदेल ने आल्हा और उदल के पास मैसेज किया कि आल्हा और उदल, सॉरी गलती हो गई, मैंने किसी बात पर तुम्हें कुछ कह दिया होगा, इसलिए तुम राज्य छोड़कर कन्नौज चले गए, प्लीज वापस लौट आओ, वतन को तुम्हारी आवश्यकता है, देश को तुम्हारी आवश्यकता है। और आल्हा और उदल ने कहा कि नहीं, जिस आदमी से एक बार झगड़ा करके आए उसके पास वापस जाएंगे, और इतनी जरूरत थी हमारी उस दिन हमारे साथ ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी, ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी, और हम ऐसे आदमी का साथ नहीं देंगे जिसने हमें अपने राज्य से निकाल दिया हो या जिसका राज्य छोड़कर हम आ गए हो। ये बात आल्हा और उदल की मम्मी को पता चलती है। आल्हा और उदल की मम्मी उनको बुलाकर कहती है कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय अब आपस के मतभेदों को भुलाने का है, आपस के जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको याद ना करने का है। अब प्लीज एक बार देश तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा वतन तुम्हें पुकार रहा है, उस देश की धरती तुम्हें पुकार रही है, तुम जाओ उस देश के लिए लड़ो। और उस देश के लिए लड़ने में सबसे आगे कोई दो लड़ैया रहे थे, कोई लड़ाके रहे थे, तो वो कौन थे? आल्हा और उदल। ऐसी कहानियां हमें बताती है कि जब भी तीसरे पक्ष की बात हो तब आपस की लड़ाइयां भुला देनी चाहिए। जब किसी थर्ड पार्टी से हम लड़ रहे हो तब आपस में किसी प्रकार का भेदभाव रखना, ये ठीक वैसा ही है कि एक बार कौरवों को दुश्मन ने पकड़ लिया था। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ तुम्हारे भाई कौरवों को छुड़ा कर लाओ, और भीम ने कहा मां तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कौरव डेली षड्यंत्र रचते हैं कि पांडवों को कैसे मार दिया जाए, कभी जलाना चाहते हैं, कभी जहर देना चाहते हैं, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहते हैं, और तुम आज कहती हो कि कौरवों को छुड़ा कर लाओ। अच्छा है दुश्मन मार दे, पापा कटे, अपनी लड़ाई तो बंद हो। कुंती ने कहा ना बेटे भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो ये 100 है, तुम 500, लेकिन कोई थर्ड पार्टी लड़ती है तुम 105 हो। तुम कितने हो? कोई थर्ड पार्टी तुम्हारे आपस के मतभेदों का फायदा उठानी। तो ये कहानियां, आल्हा उदल की कहानियां, पांडवों कौरवों की कहानियां सिखाती है कि जब भी देश की बात हो तब आपस में लड़ना, तब यूनिटी है। हम आपस में लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तब झंडे पकड़ पकड़ के लड़ेंगे, कोई बात नहीं एक दूसरे से लड़ाई के अंदर। पर एक बार जब किसी तीसरे से बात चल रही है तब इस प्रकार की बातें होनी। पर मुझे लगता है हम कहानियों से कहां सीखते हैं, हम पुरानी घटनाओं से कहां सीखते हैं। हम कहते हैं इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम सीख सके, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि पीछे जो गलतियां भी वो गलतियां ना करें, और पीछे जो अच्छी बातें जिनको अडेप्ट कर सके। मेरे को याद है पाकिस्तान वाली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो अपने नवजोत सिद्धू का बयान था, नवजोत सिंह सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान था। मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी अपने वाली एयर स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक ने जो एयर स्ट्राइक हुई थी, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने किसी को नहीं बताया। चुपचाप 2-1 बजे के आसपास अंबाला से हमारे जहाज उड़े, फाइटर प्लेन उड़े, वहां पे जाके जो करना था उनको किया, 4 बजे आगे सो गए। 2 घंटे में हमें जो अभियान करना था हमारा कर कुरा दिया। हम शांत, हमने किसी को कानों कान खबर नहीं दी, ना देश में ना बाहर के हमने कुछ ऐसा किया है। 7 बजे के आसपास पाकिस्तान के एक मंत्री ने ट्वीट किया, पाकिस्तान वालों ने ट्वीट किया, और पाकिस्तान वालों ने मार दिया, हमारी सीमा में घुस के, और वो लोग ऐसे बम डाल के चले गए। पाकिस्तान को ये लगा कि दुनिया की सहानुभूति आएगी। भाई ऐसे कैसे कर सकता है भारत, किसी देश की बाउंड्री में घुस के और कैसे मार सकता है? तुम देश की किसी दूसरे देश की बाउंड्री में 200 किलोमीटर अंदर घुस के बम कैसे डाल सकते हो? यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन है, अतिक्रमण है, वायलेशन है, और भारत को इसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को लगा पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाएगी, पर दुनिया दुनिया है जी, दुनिया पितल दी है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मजे ले लिए कि जब भारत तुम्हारे 200 किलोमीटर अंदर आके बम डाल रहा था तो तुम कर क्या रहे थे? मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला। तो पाकिस्तान वाले बापड़े भोले हैं, अरे भोले लोग लगते हैं वो। बापड़े एक ब्लेंडर और कर गए, उन्होंने एक ट्वीट और किया कि अंधेरा था इसलिए हमें पता नहीं चले कि उनके प्लेन आ रहे हैं। लोगों ने कहा रे आंख से नहीं देखने होते, रडार होती है, रडार है।
और रडार कैच करती है आगे से क्या आ रहा है क्या नहीं रहा। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे पास रडार चाइनीज है इसलिए बंद हो गई होगी। तो मतलब वो था कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के मजे ले, और अब उधर पाकिस्तान को लगा बेइज्जती हो रही है। तो वो इमरान खान का भाषण सुनिए आप। तो मतलब मैंने उससे ज्यादा रोता हुआ भाषण नहीं सुना किसी आदमी। इमरान खान इमरान खान प्रधानमंत्री है, वो पाकिस्तान की संसद में खड़ा होकर भाषण दे रहा है। वो कह रहा है भारत ने ये लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन हम भारत से डरने वाले नहीं है। हम दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो बहादुर शाह जफर की तरह सरेंडर कर दें, या टीपू सुल्तान की तरह लड़ते हुए मारे जाए। मगर दोनों में हारोगे तो तुम ही, भले बहादुर शाह जफर की तरह सरेंडर करो और भले टीपू सुल्तान की तरह लड़ते हुए, मतलब ये तो तुमने मान ही लिया कि जीतेंगे तो। और हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, भारत ने लड़ाई शुरू की है, लेकिन अब हम भी भारत से डरेंगे नहीं, हम भी भारत से लड़ेंगे। और भारत के पास यदि परमाणु है तो हमारे पास भी परमाणु है। और दुनिया वालों प्लीज भारत से बचा लो हमें। इतना रो रहा बापड़ा इमरान खान उसके अंदर, तो कह रहा अरे हम नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हम लड़ेंगे तो हमें पता है ये 5 मिनट में हमारा काम तमाम कर देंगे, इसलिए जैसे तैसे करके बीच में आओ रे। वो नहीं है कि मैं मार दूंगा तुम्हें, मैं तू हाथ लगा के दिखा मुझे, उस टाइप की लड़ाई। पाकिस्तान की हालत ये, अपने वालों की तरफ से फिर भी कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने कुछ किया अभी तक ही नहीं है कि हमने कुछ किया। फिर तब अपने राजस्थान में चुनाव थे, तो भाई की चूरू में रैली थी, चूरू में जनता इकट्ठी हो रखी, सब आपस में बात करे, पर कोई नेता की तरफ से कोई, भाई भाषण देते बोला कि भाइयों और बहनों आज खुश तो बहुत हो तुम। खाली एक लाइन बोली हुई है और कुछ नहीं बोला कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। जनता करके ओ हमें पता है। सिद्धू का तब बयान आया, सिद्धू का बयान है कि इमरान खान मेरा दोस्त है। ऑब्वियस बात है, सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं, हमारे देश के अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेटर रहे, 92 का वर्ल्ड कप जीता था, दोस्ती होनी स्वाभाविक बात है कि इमरान खान मेरा दोस्त है। इमरान खान से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें बताया है कि भारत के फाइटर प्लेन गए, वहां पे जाके बम बरसाए। ये पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट था, अपने सिद्धू का भी स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ने भी यही कहा। पाकिस्तान लास्ट में इस स्टेटमेंट पे आया था पाकिस्तान कि हाँ उन्होंने हमारी बाउंड्री का वायलेशन किया, वो हमारी बाउंड्री के अंदर आए, उन्होंने हमारे पर बम बरसाए, लेकिन हमारा कोई भी मरा नहीं। मतलब हमारे विमान, हमारे प्लेन गए, प्लेन ने जाके बम फेंके, लेकिन धीमे धीमे फेंके, है ना। पाकिस्तान वालों का क्या करें, सरकार भेज देती है, बस कैच कर लो, कैच प्लीज, हम किसी को मारना चाहते। तो पाकिस्तान वालों ने कहा था कि बम तो डाल के, लेकिन हमारा कोई भी मरा। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे छोटी क्लासों में डंडे पड़ जाते थे और 10 डंडे मारे भयंकर वाले, और बाद में कहते लगी नहीं, मेरे तो लगी नहीं, क्योंकि 3 दिन तक हाथ सीधा नहीं हुआ करता था। वो ठीक वैसा था। तो बड़े सिद्धू का बयान था कि इमरान खान से मेरी बातचीत हुई, इमरान खान ने कहा है कि हमारा एक कौवा मरा है। क्या मरा है? आपकी नहीं बनती होगी किसी पार्टी से, वो सेना का मामला था, पार्टी का मामला नहीं था। आप कम से कम अपने देश के अंदर इस प्रकार के बयान तो नहीं दे सकते। जब हम तीसरे पक्ष से लड़ रहे हैं तब इस प्रकार के सार्वजनिक बयान, आप कमरे में बैठ के कुछ ही बात कीजिए, आप कहिए नहीं रहे बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, मैडम कुछ नहीं किया, फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, कीजिए आप। पर किसी तीसरे देश को, जो आपका दुश्मन देश है, उसको इस प्रकार से मौका मत दीजिए कि वो आपकी बातों की बातें मजाक उड़ाए। उन्होंने वीडियो खूब दिखाया कि देखो भारत वाले तो खुद कह रहे हैं कि उनसे कुछ ही नहीं हुआ, केवल एक कौवा मरा था, केवल एक कौवा मरा था। भगवान के घर न्याय है। उस घटना के बाद में सिद्धू का कहीं नामो निशान नहीं है। कौवा मरा कि नहीं मरा, सिद्धू पूरी तरीके से मर गया। आप पहले टीवी खोलते कपिल शर्मा शो, हा हा हा, क्रिकेट वाली कमेंट्री करते, उधर कुछ ना कुछ आता। आज की पिच अनुपम खेर की स्टार्ट की तरह एकदम सपाट दिखाई दे रही है ना। और आप किसी पॉलिटिकल न्यूज खोल लिया करते, उनमें सिद्धू जी कोई ना कोई बयान देते रहते। 1989 का मामला, कब का मामला? 1989 का कार पार्किंग का मामला कि सिद्धू क्रिकेटर है, कार पार्किंग की है, एक कोई बूढ़े व्यक्ति और है, उन्होंने अपनी कार पार्किंग की और कार पार्किंग में आपस में भिड़ गई। भारत में गाड़ियों की रोड रेज होती रहती है, छोटी सी भिड़ जाती है, लड़ लेते हैं अपने, सारे लड़ लेते हैं। वो गाड़ी भिड़ी, वो नीचे उतरे व्यक्ति और उन्होंने उतर गया, ये क्या तरीका, गाड़ी भिड़ा दी, स्क्रैच लगा दिया। वो सिद्धू नया नया था, युवा दोस्त था, सिद्धू ने उनके थप्पड़ मार दिया, उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको मिर्गी के दौरे आते थे। कुछ नॉन इंटेंशनल मर्डर है, मेरा इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, लेकिन मर्डर हो गया।
इस प्रकार की चीजों के अंदर बेल हो जाती है, थोड़े साल वो मुकदमा सा चलता है, बाद में कहते ठीक है भाई, मारना चाहता नहीं था आदमी, लेकिन गलती से। सिद्धू को उस मामले में जेल हुई, लोग नॉन इंटेंशनल में बाहर आ जाते हैं। सिद्धू 1989 के मामले में 2020 के अंदर जेल गए। 30 साल तो मामला चला, अब सरकार ने कहा कि कौवा मरा, दूसरा मरा। हम बताते हैं भाई साहब क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए थर्ड पक्ष से जब भी कोई लड़ाई हो, तब कोई अपना फायदा आपस के अंदर उठाना। एक बात और मुझे इससे हमेशा अच्छी लगती है कि आप नोटिस कीजिए, हम नहीं जानते कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर कब्जा किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से अच्छे कौन कौन लड़े थे, पर हम ये जानते हैं कि गोरा और बादल उसके अंदर लड़े थे, हारे। पर हम हारे हुए लोगों को जानते हैं, उनके नाम थे, क्या कहते हैं, गोरा और। हम जेता और कुंपा को जानते हैं। किसको जानते हैं? लड़ते हुए मर गए, नहीं जीते, वो हार गए थे, लेकिन हम उनके नाम याद करते हैं, जेता और कुंपा को याद करते हैं, हम अल्लाह उदल को याद करते हैं, जब ये हारे हैं। जीता कौन है? पृथ्वीराज। इसका मतलब हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो ये मानती थी कि हार जीत से महत्वपूर्ण संघर्ष करना है, लड़ना महत्वपूर्ण है। जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे, जब आप संघर्ष करना ही छोड़ दोगे, ये बड़ी हार है। जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आपकी हार है। तब मुझे कई बार लगता है कि आजकल बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैं 1 नंबर से फेल हो गया, माध्य नंबर से फेल हो गया प्री में, कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करो। नहीं शायद लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, अपने लोग तो अप्रिशिएट करते हैं। हमने आला उद्दल के गीत गाए, हम नहीं जानते पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन है जो जीत गया था, हमें नहीं पता शेरशाह सूरी के सेनापति कौन थे जो युद्ध में जीत गए थे। हम जेता कुंपा को याद करते हैं, हम गोरा बादल को याद करते हैं, हम आला उदल को याद करते हैं। इसलिए संघर्ष आवश्यक है। जब आप हथियार ही डाल देंगे, जब आप लड़ेंगे ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी। बातें उन्हीं की तो की जाती है जो संघर्ष करते हैं, भले वो हारे भले वो। और ऐसे मुकाबले के अंदर संघर्ष करना जिसके अंदर आपको लगता है कि नहीं मुकाबला कठिन है, उसमें तो हारने का भी मजा ही है यार अपने आप के अंदर। उसमें आपको कौन कह रहा है कि आप लड़े थे, ये कितनी बड़ी बात है कि आप 1 नंबर से फेल हुए, आप 2 नंबर से फेल हुए, आप 5 नंबर से फेल हुए। कब? जब एग्जाम दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच ही नहीं पाते कि ये एग्जाम भी देना है, जिन्होंने पहले ही तो हथियार डाल रखे हैं ना, आरएस नहीं हो पाएगा, कोई दूसरे वाला देख लेते हैं। ऐसे भी तो कितने लोग हैं अपने आप में, है ना। तो अपने आप को कभी यूं अपने ये नहीं मानना कि भाई लोग ऐसा कहते हैं, हमारे लोग कभी ऐसा नहीं कहते। हमारे लोगों ने उन लोगों को ज्यादा अप्रिशिएट किया जो भले हार गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, लड़े थे। आई याद रहेगी बात। तो कौन सेनापति दोनों का नाम बताओ। चलो अगला लिखो, नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर। चालुक्य वंश कहां पे था? गुजरात। तो गुजरात का एक चालुक्य राजा, उसका नाम है भीम सेकंड। क्या नाम है? भीम सेकंड। कारण लिख लो, क्या कारण था।